AS26 लेक्चर 1 की अगर हम बात करें तो इनटेंजिबल एसेट में मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि ये एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है बेटा। क्या है बच्चों? नॉन मॉनेटरी एसेट जिसका मार्केट रेडिली अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एसेट को आपने कहीं मार्केट से खरीदा नहीं है। आप बोलोगे सर गुडविल तो परचेस करते हैं, हमने पढ़ा अमालगमेशन में गुडविल परचेस, और हमने तो ये भी पढ़ा था कि गुडविल परचेस की एंट्री होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री बुक्स में, बोलो, सेल्फ जनरेटेड की कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होती। तो सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? अरे भाई वो आपने परचेज गुडविल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परचेज गुडविल। लेकिन क्या सिर्फ इंटेंजिबल एसेट में सिर्फ गुडविल ही थोड़ी होती है? उसके एग्जांपल तो आपने मुझे सही बताया कि इंटेंजिबल एसेट में और क्या क्या होता है? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अभी आप लोगों ने तो बोला था, अरे हाँ या ना? तो ऐसी कोई भी एसेट जो कि सबसे पहले क्या है बच्चों? नॉन मॉनेटरी। कौन सी एसेट है? नॉन मॉनेटरी। और इसको एंटिटी ने फिजिकल सब्सटेंस में अवेलेबल नहीं किया है। तो इनटेंजिबल एसेट इज सबसे पहले तो एसेट है। एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जिसका मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, और उससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे? मिलेंगे। आज आपकी कार कार आपने खरीदी, तो कार, पहली बात तो आप कंट्रोल करते हो, कार की चाबी आपके पास है, आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी कार चला सकता है। तो सबसे पहले एसेट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कंट्रोल। क्या होती है? कंट्रोल। और दूसरी, उस एसेट से होने वाले बेनिफिट्स भी मुझे ही मिलेंगे। आज मेरी कार मैं चलाऊंगा तो मेरी बेनिफिट भी मुझे ही मिलेगा ना। गर्मी होगी, गर्मी से कार मुझे बचाएगी, एसी की हवा खाऊंगा, ये सर नो, तो उसके बेनिफिट भी आप ही को मिल रहे हैं। तो एसेट कहलाने के सबसे बड़े दो एसेंशियल क्या है? आपको उसके ऊपर कंट्रोल हो, और दूसरा उससे होने वाले बेनिफिट भी किसको मिले? आप ही को मिले। लेकिन इनटेंजिबल एसेट ऐसी है जो, पहली बात, एसेट तो है लेकिन ये नॉन मॉनेटरी है। सबसे पहला क्या है बच्चों? नॉन मॉनेटरी। मतलब कि ओवर द पीरियड हमने इसको बनाया है, हमने इसको कहीं मार्केट से पैसा देकर के खरीदा नहीं है। सर परचेस गुडविल तो हम रिकॉर्ड करते हैं। अरे भाई जिस कंपनी को तुमने परचेस करा वो भी तो मार्केट में रह के इज्जत कमाई ना, तो ही तो तुमने उसको गुडविल का पैसा दिया, तो ही तो तुमने सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लगाया। क्या उसने कहीं से गुडविल खरीदी थी क्या? नॉन मॉनेटरी। क्या है बोलो? वो बात अलग है कि अगर डिफरेंस इन परचेस कंसिडरेशन होगा तो डेबिट शॉर्ट अपन गुडविल करते हैं, लेकिन है तो नॉन मॉनेटरी ना। अगर मॉनेटरी होता तो लाओ, लेके आओ मार्केट में 4 लोगों की गुडविल खरीद के ला सकते हो। मेरी गुडविल तुम खरीद सकते हो? तुम्हारी गुडविल मैं खरीद सकता हूँ क्या? क्या ऐसा कोई मार्केट दिखा जहां पंकज की गुडविल या ध्रुव की गुडविल या भव्य की गुडविल मिल रही है? नहीं ना। जो एंट्री वो हम रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए गुडविल को रेस करते हैं बुक्स में। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये है तो नॉन मॉनेटरी। क्या है बेटा? नॉन मॉनेटरी। आ रही बात समझ? नंबर भले 26 है, आप 26 देख के ये मत देखना सर ने बीच का तो पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट 26 पढ़ा रहे। इसका पिछले स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना नहीं। हम पहले ले ही वो स्टैंडर्ड रहे आप लोगों के लिए जिनका पिछले स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, जैसे रेवेन्यू, जैसे इंटेंजिबल। आई बात समझ? मैंने आपको अभी लीज नहीं पढ़ाया क्योंकि उसमें मेरे को प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो सब आपको आना चाहिए। फॉरेक्स नहीं लिया क्योंकि उसके लिए आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग, वो सब पढ़ा होना चाहिए एफएम में। बोलो हाँ या ना? तो बोलो, AS26 में इंटेंजिबल एसेट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? नॉन मॉनेटरी एसेट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने बिल्कुल सही बोली कि इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, है ना। इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते। और तीसरा तो वही है कि आपको इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। आई बात समझ? और इस पर एंटिटी का क्या हो? कंट्रोल। तो अब तक क्या क्या समझ में आया बोलेंगे? इट इज एन एसेट जिसको एंटरप्राइज कंट्रोल कर रही है, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। और तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी, है ना। गुडविल वाला डाउट तो नहीं है?
मैंने आपको बताया, वो भी तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर ही निकालते हो ना, और बैलेंसिंग फिगर में डिफरेंस तो कितना भी आ सकता है। अरे डिफरेंस 5 करोड़ का भी हो सकता है और डिफरेंस 5 रुपए का भी हो सकता है। दैट मीन्स उसका मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं है। बोलो हाँ या ना। सिर्फ बुक्स में एक अकाउंट्स में डिफरेंस पे शो करना दैट डजंट मीन्स कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू फिक्स है। और अगर फिक्स ही होती तो तुमने 12th क्लास में अलग अलग मेथड क्यों पढ़े बताओ? पढ़े ना। कितने मेथड पढ़े थे? एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन में दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। तो फिर वहां पर 4 मेथड क्यों पढ़े अगर वैल्यू फिक्स थी तो? अरे यार आज ये कीबोर्ड 1000 रुपए का मिल रहा है तो क्या 1000 रुपए निकालने के लिए 4 मेथड थोड़ी लगाता हूँ मैं? लेकिन गुडविल के लिए तो 4 मेथड लगाता हूँ ना। और जब गुडविल के लिए 4 मेथड लगाता हूँ दैट मीन्स उसका मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं है। आ रही बात समझ? सिर्फ पैसे टर्म्स में डिफरेंस शो करना इज नेवर मॉनेटरी वैल्यू फिक्स है। आ रही बात समझ? बोलो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम? हेडिंग लगाएंगे AS26। इसके नोट्स, क्योंकि इसकी पिछले बैच की रिकॉर्डिंग हमारी किसी सिस्टम में करप्ट हो गई थी, तो मुझे डेली बेस पर रिकॉर्डिंग रियल टाइम ही देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि AS9 के भी लेक्चर्स चले गए हैं ऐप पे, यूट्यूब पे आपने देख लिए होंगे। अब AS26 के भी लेक्चर आज से जाएंगे, वो रियल टाइम जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही जाएगा। ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड को मुझे फ्रेश रिकॉर्ड करना है, उसमें से ये एक है। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? तो उसके नोट्स अपन साथ साथ ही लिखेंगे, तो कॉपी करने के लिए अलग से टाइम नहीं होगा, है ना? लिखें AS26 मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट। AS26 मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट। AS इनटेंजिबल एसेट। 4 से लेके 6 के लिए, 6 मार्क्स तक आता है। ठीक है, लिखें मीनिंग। एन इनटेंजिबल एसेट, एन intangible asset is an intangible asset is an identifiable non monetary asset। मैंने इस वर्ड को बहुत विस्तार से अभी 10 मिनट से एक्सप्लेन किया है। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट, ये आप लोगों ने बताया था, क्या नहीं है इसका? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर। क्यों रखें अपन? क्योंकि इससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो। हेल्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हेल्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर यूज इन प्रोडक्शन। है ना? सर कोको कोला का फॉर्मूला बताया कभी आज तक किसी कंपनी ने बताया? पूरी कंपनी भी बेच दोगे ना तो भी वो फॉर्मूला नहीं बताएंगे। मैगी मसाले के इंग्रेडिएंट्स, जिसको खा के बच्चे से लेके बूढ़े तक खाते हैं मैगी। कुछ घरों में बूढ़े तक भी मैगी खाते हैं नाश्ते में। मैगी मसाले की इंग्रेडिएंट बता दूंगा, पता पड़ेगा दिमाग खराब हो जाएगा। जो बॉडी को गलाने के लिए सब्सटेंस यूज होता है, चाइनीज आइटम जो आप लोग खाते हो, चाउमीन मोमो चोमो, उसमें एक इंग्रेडिएंट यूज होता है, पता है नाम? नहीं पता है? हाँ, वो सेलिंग अजीनोमोटो। वो जब जैसे मुस्लिम समाज में जब डेथ होती ना, तो वो बॉडी को नीचे गलाने के लिए इसकी लेयर बिछती, दैट इज यूज्ड इन मैगी मसाला।
जिसको अपन इतने चाव से वो मंचूरियन और पनीर चिल्ली उसमें डालते हैं। किस किस को पसंद है चाइनीज? बोलो, शर्म मत करो। सो व्हाट आर यू ईटिंग? मैंने खुद ने जब सुना, मैंने लगभग आधा कर दिया। मैंने बंद तो नहीं किया चाइनीज, आधा कर दिया लगभग। मतलब जहाँ 15 दिन में एक बार वहां हो सकता है, महीने में भी एक आध बार कभी खाते हो। वर्स्ट इंग्रेडिएंट, वो कुछ कंट्रीज में बैन है, पता है आपको? इन सम कंट्रीज इट इज बैन। और जब ये पता पड़ा तो आपको ध्यान होगा, आपको नहीं ध्यान होगा शायद, मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, उस समय मैगी का पूरा लॉट बंद हो गया था बिकना। उसका कारण ये नहीं था, बेसिकली उसका कारण था उसमें लेड कंटेंट ज्यादा हो गया था। इसलिए पूरी मैगी सारा स्टॉक विड्रॉ करना पड़ा था कंपनी को। वो तो चलो लीक हो गया। तुम जो कोको कोला पीते हो, जो पेप्सी पीते हो, उसको किसी दिन अपने टॉयलेट के पॉट में डालना और 10 मिनट छोड़ना, और उसका बिफोर और आफ्टर फोटो लेना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ब्लैक वाली पेप्सी, पूरा टॉयलेट वाइट हो जाएगा येलो से। यस भव। कंपनी इसीलिए अपना फॉर्मूला नहीं बताती। डोमिनोज और मैकडी हम जाते हैं, उसके पिज्जा का और मैकडी के बर्गर की रेसिपी कभी लीक नहीं हुई, लेकिन कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है ना। काय का? क्या वो फिजिकली अवेलेबल है? उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस है? कंपनी का दिमाग, रिसर्च। और आईफोन में क्या है ऐसा जो दूसरे मोबाइल में नहीं है? तो सबसे बड़ा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के मोबाइल का चार्जिंग स्लॉट खराब हो जाता है, जिसमें आप पिन लगा के उसको चार्ज करते हो। एप्पल कहता है कि हमारे 1% भी वो डैमेज नहीं है। 1% भी आईफोन में ये प्रॉब्लम नहीं आई कि उनका चार्जिंग स्लॉट खराब हो गया। कंपनी को इतना विश्वास है अपने R&D पे, तो क्या R&D मार्केट में बिकता है क्या? यूज्ड इन प्रोडक्शन। क्या है? बोलो, यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये इतना प्रैक्टिकल चीज है। AS26 की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि हर कंपनी का यूएसपी ही AS26 की उसका वो इंटेंजिबल एसेट है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सो इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, और अगर प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आइदर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लिखें, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कई बार तीसरा पर्पस भी आता है, रेंटल्स और फॉर रेंटल। मस्त बुक लिखी आपने। मान लो आपको GST इतना पसंद आया कि आपने GST बुक लिखी, और वो बुक इंडिया की बेस्ट सेलर बुक बन गई। मान लो, आजकल तो क्या है, GST की बुक्स वगैरह आती नहीं, या जो आती है बच्चों को नाम ही नहीं पता होता कि GST की बेस्ट बुक कौन सी मार्केट में, क्योंकि हर टीचर हर इंस्टीट्यूट अपने मेटल को प्रमोट करता है। डायरेक्ट टैक्स, आजकल तो इतने क्लासेस अवेलेबल हैं, इतने नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग जब इंटर में थे तो हम लोग पढ़ते थे डायरेक्ट टैक्स की एक ही बुक, इंडिया में एक ही बुक चलती थी, VK सिंघानिया। क्या बुक थी वो? VK सिंघानिया। नाउ दैट VK सिंघानिया बुक का साइज मॉड्यूल के साइज का डबल होता था। जो आपके मॉड्यूल आए ना डायरेक्ट टैक्स के, आज सारे मॉड्यूल को देखना, और उसका जो साइज है उसका डबल इमेजिन करना। उतनी बड़ी बुक हम 50 मार्क के लिए DT में पढ़ते थे। कोई टीचर के नोट्स नहीं थे, उदयपुर जैसे शहर में तो टीचर ही नहीं था। हमने जहाँ जिसके बहकावे में हमने जहाँ कोचिंग की, वहाँ टीचर ही ढंग का नहीं था। वो रट के आता था 4 सेक्शन और वही पढ़ाता था। और दूसरा दूसरा पांचवा कोई पूछ लो तो पहली बात तो बॉयज के डाउट्स तो सुनते ही नहीं थे, और किसी कोई लड़की ने डाउट पूछ ला, हाँ बेटा कल बताऊंगा। एंड वन ऑफ द चार्मिंग इंस्टीट्यूट, बताओ आपको, अब नहीं रहा वो, अब शहीद हो गया। ठीक है, हाँ सो जाती है। तो उस बुक से पहली बात तो डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ना, जिसका साइज मॉड्यूल से बड़ा था। लेकिन उस बुक में सबसे अच्छी बात ये थी कि एक्सप्लेन, अगर आप सेल्फ स्टडी भी जैसे करते, जैसे आप TS गरवाल अगर उठाओ तो बिना टीचर के पढ़ी जा सकती हो बुक।
अगर आप एवरेज बिलो एवरेज हो या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो तो आप टीएस गरवाल से अकाउंटिंग सीख सकते हो। वो बुक इतनी अच्छी उस आर्ट में लिखी हुई थी। अब उस बुक का पब्लिकेशन टैक्समैन। कौन? टैक्समैन उस बुक का पब्लिकेशन। अभी भी आती है, आप लोग मार्केट से ले सकते हो, महंगी आती है थोड़ी। उस टाइम इन 1000 रुपए की आती थी, 1000 1200 की तो अब भी आती होगी। तो दैट इज वीके सिंघानिया बुक एक बार लिखते थे साल में, लेकिन प्रिंट 2 बार होती थी, क्योंकि अप्रैल मई वालों के अटेम्प्ट के लिए अलग, नवंबर वालों के लिए अलग। पहले तो 2 ही अटेम्प्ट होते थे। तो उसके लिए टैक्समैन उस बुक की स्क्रिप्ट, पहली बात तो वो नॉन मॉनेटरी है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसा मार्केट में कोई स्क्रिप्ट थोड़ा ना बेचता है। तो टैक्समैन वीके सिंघानिया को उस बुक की क्या देता है? रेंटल्स या रॉयल्टी। टेंजेबल है तो रेंटल, और इनटेंजेबल है तो रेंटल्स। आई बात समझ? तो वो भी क्या है? इनटेंजिबल एसेट। तो इट इज आइडर फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और रेंटल टू अदर्स। बोलो है ना? बोलो कोई डाउट? दारू, सुने, दारू, दारू के ठेके का लाइसेंस मिलता है, मिलता है ना? 10 1 करोड़ के लाइसेंस अगर आप लो तो जाके मुश्किल से कहीं एक दुकान खुलती है, और वो एक ही दुकान इतना बिजनेस दे देती है कि 10 करोड़ तो कहीं वसूल हो जाते हैं। अब मान लो ये भव का लाइसेंस खुला दारू के ठेके का, है ना? कोठारी ठेका, कोठारी ठेका, ठीक है? तो अभी भावे बोले यार मैं तो सीए, ठेका मेरा खुल गया है, अब मैं दारू बेचूंगा, लोग क्या सोचेंगे? तो इसने दारू के ठेके का लाइसेंस दे दिया योगेश को। किसको दे दिया? योगेश को। योगेश चला भी लेगा, ठीक है? तो अब वो उस लाइसेंस का क्या देगा बाबू को? रेंट देगा। क्या देगा? रेंट। कई लोग एमआर होते हैं, एमआर सुना आपने? एमआर, फार्मासिस्ट। वो उनके पास अगर खुद को दुकान लगाने का पैसा नहीं है, जो मेडिकल की दुकान होती है, ऐसी आप कोई मेडिकल की दुकान चलते फिरते नहीं लगा सकते। इफ यू आर एमआर, ओके, एमआर एक डिग्री होती है, वो करनी पड़ी फार्मेसी में, डी फार्मा एम फार्मा, देन यू कैन हैव अ मेडिकल शॉप इन इंडिया। नाउ मेनी पीपल हु आर एम फार्मा और डी फार्मा, दे डू नॉट हैव अमाउंट, पैसा, टू हैव अ मेडिकल। सो व्हाट दे डू, they give their degree to such person who has money, who can run a shop। so वो उस लाइसेंस को सेल करते हैं, वो उस मेडिकल के लाइसेंस को क्या करते हैं बेटा? सेल करते हैं। दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट, दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। ऐसा कोई मार्केट थोड़ी है, चल लेके आओ लाइसेंस दारू का, दारू के ठेके के लेके आओ लाइसेंस, 20 करोड़ रुपए भी लगाओ तो भी नहीं मिलेगा। जान पहचान से मिलता है, जो कहते हैं सेटिंग। क्या कहते हैं लक्ष्य? सेटिंग। बोलो है ना? तो वो सेटिंग भी क्या है? टेंजिबल है। सेटिंग बिकती क्या कहीं मार्केट में है? बाबा कुछ हो रहा है, बोलो है ना? तो वो भी क्या है बोलो? इनटेंजिबल। यस, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो आइए डेफिनेशन कंप्लीट करें। तो एन आप सोचो, पूरी डेफिनेशन पे हमने एक क्लास निकाल दी है। तो आप सोचो, क्योंकि मैंने कहा इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी थ्योरी ना सिर्फ आपको एएस में काम आएगी, इसकी थ्योरी हमने, आप लोगों ने तो ऑडिट में पढ़ लिया, वो आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी ये थ्योरी ऑडिट ऑफ इनटेंजिबल एसेट में काम आएगी अपने। बोलो है ना? तो बोलो क्या बोल लिखा? इनटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एसेट हेल्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और फॉर रेंटल्स, रेंटल्स टू अदर्स, रेंटल्स टू अदर्स, अंडर कंट्रोल। बोलो ये वर्ड भी बोला था ना अभी मैंने, अंडर कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। बोलो जी हाँ या ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ आया अच्छे से? ये था मीनिंग। हर एएस के अपन सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ते हैं? फिर एप्लीकेबिलिटी, किस पर लगेगा, है ना? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट।
एप्लीकेबिलिटी। अरे स्पीड तो नहीं लग रही किसी को? समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट? सर एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे थियरी ज्यादा टेस्ट होती है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इजी आता है। या तो वो आपको बोलेगा इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालो, जैसे अपन ने कॉस्ट ऑफ पीपीई पढ़ा था, वैसे इंटेंजिबल की कॉस्ट पूछेगा। और इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होती है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। इंटेंजिबल एसेट होती है अमोर्टाइज। क्या होती है? अमोर्टाइज। तो चैप्टर के दो ही पार्ट है, रिकॉग्निशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो किस किस पर लगता है? तो स्मार्ट सिटी तो ये कहती है किस किस पे नहीं लगता वो लिख लो, बाकी सब पे लग जाएगा, है ना? तो लिखो दिस एएस अप्लाइज, दिस एएस अप्लाइज टू ऑल एसेट्स। अच्छा, ऑल एसेट्स भी कौन सी? इंटेंजिबल। नहीं तो और में बच्चा कई बार यहाँ दिमाग लगाता है। टू ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट, कुछ को छोड़ दो। तो किसको छोड़ दो? सबसे पहला आप छोड़ देना इन्वेंट्री को। किसको छोड़ देना? तो मित्रों इन्वेंट्री पे क्या लगता है? कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना, जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है उस पे वो स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। आज इन्वेंट्री पे ये कौन सा लगता है? 2। तो इन्वेंट्री पे ये नहीं लगेगा, राइट? देखिए फर्स्ट पॉइंट, intangible assets asset held by enterprise for sale in ordinary course of business। अब कई बच्चों को ये लाइन तकलीफ दे सकती है, तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको दो एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो आपने सेल पर्पस के लिए रखी है, क्विक हील नाम सुना? क्विक हील सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कंपनी का। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, क्विक हील एडवांस सिक्योरिटी, ये सॉफ्टवेयर्स है। सॉफ्टवेयर है मतलब इंटेंजिबल है। और सॉफ्टवेयर को हाथ लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। ये अलग अलग पैकेज में बिकते हैं। टोटल सिक्योरिटी है वो थोड़ा लो कॉस्ट होता है, एडवांस सिक्योरिटी उसमें एडवांस एंटीवायरस और वो सब चीजें। तो ये कंपनी बेच रही है। सीडी में सीडी प्लेयर होता है, आजकल पेटीएम बेचती है, आजकल डायरेक्ट ड्राइव लिंक शेयर हो जाता है। अरे विंडोज, ये कंप्यूटर चल रहा है आपके सामने, अपने ऊपर 99% तो अपन कंप्यूटर में विंडोज पायरेटेड डालते हैं, लेकिन एक होती लाइसेंस्ड सिस्टम। क्या होता है? लाइसेंस सिस्टम। 5-6 हज़ार रुपए का लाइसेंस सिस्टम आता है, वो कंपनी ने बेचने के लिए रखी है। माइक्रोसॉफ्ट बेचता है उसको खुद, कॉमर्शियल भी आता है, राइट? विंडोज 1 इज फॉर पर्सनल यूज एंड 1 इज फॉर बिजनेस यूज। आई बात समझ? अरे वो छोड़ो, आप लोग प्रैक्टिस में जाओगे बेटा, टैली लोगे। क्या लोगे? टैली फोकट में मिलता है क्या? टैली फोकट में नहीं मिलता है, टैली का सॉफ्टवेयर कंपनी सेल करती है। अब उसमें आपको जीएसटी करना, आपको प्रैक्टिस किस में करनी है? सर हमको सिर्फ ऑडिट में करनी है, हमको सिर्फ ऑडिटिंग ही करनी है, तो टैली का ऑडिटिंग पैकेज अलग होता है। हमको सिर्फ जीएसटी का ही क्लाइंट चाहिए, तो जीएसटी का पैकेज अलग है, इनकम टैक्स का अलग है। तो उसमें आपको जितने मॉड्यूल एक्टिव कराने उतना पैसा दे दो, और हर साल वो पैसा लगता है। ये जो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, 5 हेड्स के बाद टैक्सेबल इनकम निकलती है, डिडक्शन माइनस होती है, जीटीए, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है, टैक्स निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है, पेनल्टी निकलती है। वो सब क्या तुम ऐसे ये मैन्युअली थोड़ा सॉल्व करोगे क्या? वो सिर्फ सीए एग्जाम पास करने के लिए करना है। लेकिन वास्तव में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं कंप्यूटेक्स। क्या कहते हैं? कंप्यूटेक्स। उसमें डेटा डालो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सैलरी डालो, वो अपना आप टैक्स निकालेगा। अब उसमें हर बार अमेंडमेंट होते हैं, वो आंटी बैठी जो निर्मला सीतारमन, हर बार अमेंडमेंट करती है टैक्स में। तो हर बार उस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है, उसका पैसा लगता है। या तो लो ही मत, या तो खुद सरकार की वेबसाइट पे जाओ और मैनुअल भरो। और सरकार की, गवर्नमेंट की वेबसाइट, आप सोचो आपके एग्जाम की वेबसाइट ढंग से नहीं चलती, रिजल्ट आता है तो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो सरकार तुमको अच्छी साइट दी होगी क्या? क्या जीएसटी का पोर्टल इतना एडवांस है क्या हमारा? सरकार को खुद चलाना नहीं आता जीएसटी पोर्टल। इन्फोसिस कंपनी अगर आपने सुना,
तो जीएसटी पोर्टल इज डेवलप्ड बाय द इन्फोसिस कंपनी। सरकार एक पोर्टल नहीं डेवलप कर सकती। तो सरकार की वेबसाइट पे जाकर रिटर्न भरना तो और क्रांतिवीर लोग होते हैं वो, जो बिना सॉफ्टवेयर लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर दे, उनको क्रांतिवीर सीए बोलते हैं। तो वो आर्टिकलशिप में अगर हो तो बन जाओगे, ठीक है। लेकिन जब इजी, 8,000 रुपए क्या लग रहा है जेब से तुम्हारा? 8,000 रुपए, 8,000 रुपए के तुमने 100 क्लाइंट भी घसीट लिए ना, तो हर क्लाइंट तुमको 5,000 रुपए एक रिटर्न के देके जाएगा। तो क्या तुम 8,000 का सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते? लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल नहीं है कंपनी के लिए। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि दैट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, बस ये समझाना चाह रहा हूं। if that software is held for sale in ordinary course of business, it is not AS26, it is AS2। करियर हाइट्स जो नए लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, ऐप पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो करियर हाइट्स की इन्वेंट्री है। वो करियर हाइट्स ही क्या है? लेक्चर हमारे सॉफ्ट, ये ओबीएस जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर है, इस पे AS26 लगेगा। क्यों? क्योंकि करियर हाइट्स ओबीएस छोड़ना बेच रहा है। ओबीएस इज व्हाट? जिस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन करियर हाइट्स हरप्रीत सर के, रोमिल सर के, सुमित सर के, अशोक सर के लेक्चर बेच रहा है, उस लेक्चर को इन्वेंट्री बोलेंगे, उस पर AS2 लगेगा। आई बात समझ? बोलो आई बात समझ? डन। तो क्विक हिल, टोटल सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी, कंप्यूटेक्स, ये जितने सॉफ्टवेयर हैं, सैप, ओरेकल, ये जितने सॉफ्टवेयर हैं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचे जाते हैं, इसलिए उस पर AS2 लगेगा। उस पर AS26 लगाने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, पूरी लाइन पढ़ के खबर पड़ी? intangible asset held by enterprise for the purpose of sale in ordinary course of business। अरे क्लास प्लस के लिए ऐप क्या है? इन्वेंट्री है। क्या है बोलो? इन्वेंट्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, जब इस पर AS26 नहीं लगेगा तो हेल्ड इन्वेंट्री फॉर सेल इन बिजनेस पर क्या लगता है? AS2। क्या लगता है बोलो बच्चों? AS2। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, बी, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये आपने कभी सुनो तो एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर क्या होता है? वेट, ये जब पढ़ेंगे ना AS22, ये भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों के 3 AS बाकी, 26, 22, 28 वो पहले लिए जाएंगे, फिर AS पार्ट से आप फ्री, है ना। चलो, थर्ड, आप कह सकते हो कि ये एक बुक एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? बुक एडजस्टमेंट, जो वास्तव में एग्जिस्ट ऐसा कोई होता नहीं। ये देखो 5 लाख रुपए का डेफर्ड एसेट दिख रहा हो, नो, इट डज नॉट हैज अ फिजिकल सब्सटेंस। इट इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड टैक्स, बिकॉज अकाउंट्स एंड टैक्स आर नॉट सेम। अकाउंट्स में यू कैन फॉलो SLM और WDV, लेकिन टैक्स में यू कैन फॉलो ओनली WDV। 32, सेक्शन 32, मेरे को 32 आता है, ठीक है। बोलो 32(1) सब सेक्शन कौन सा है? काफी है उसमें तो, बट मेन डेप्रिसिएशन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 32, है ना। सो दैट सेक्शन 32 कौन सा एक्ट का? इनकम टैक्स एक्ट का कहता है ओनली विच मेथड? WDV। नाउ इन बुक्स इफ यू फॉलो SLM, there will be differences between accounting income and taxable income, and that gives a rise to deferred tax asset, so that is only book adjustment। अरे बुक्स एडजस्टमेंट है, उससे कोई एक्चुअल में कोई DTA एग्जिस्ट थोड़ी करता है पैसों में। सो उस पर AS22 लगाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट? देन लीज, लीज पर लगता है AS19। लीज पर कौन सा लगता है बेटा? AS19, इस पे नहीं लगता है। उसके अलावा डी, गुडविल। ओह सर गलत पढ़ा रहे। ए, गुडविल अराइजिंग, पूरा पढ़ा करो पहले, अराइजिंग ऑन अमालगमेशन। वेरी गुड मेरे शेर।
अमालगमेशन में जो आपने गुडविल की, मित्रों, अमालगमेशन में जो आपने गुडविल रिकॉर्ड की वो परचेस गुडविल थी। वो कौन सी गुडविल थी? ये सेल्फ जनरेटेड की बात करता है, इसकी बात करता है। तो परचेस गुडविल की बात कौन करेगा? जो उसका एस है। उसका एस कौन है? 14। कौन सा एस है बेटा? 14। ई। एक और गुडविल आती है जो कि आती है कंसोलिडेशन पे, आती है। कंसोलिडेशन पढ़ा है? कुछ तो अभी बच्चों को यही नहीं बताओ कंसोलिडेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 128, नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 128 बात करता है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी है, उसकी एसोसिएट है, उसका जेवी है, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, तो मेन कंपनी को सबके अकाउंट्स को क्लब करके पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाना है, तो उस पर लगता है AS 21। कौन सा लगता है? 21। उसका जब आप चैप्टर सुमित सर से पढ़ोगे तो वहां जो गुडविल है वो वहीं पर ट्रीट होती, उस पर आप AS 26 अप्लाई मत करना। बोलो हाँ या ना? और किस पे नहीं लगता है? लंबी लिस्ट है। और ये नहीं लगता है फाइनेंशियल एसेट्स पे। किस पे नहीं लगता है बेटा? फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या होती है? बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, उन पे नहीं लगता है। बोला है ना? स्टॉक पर AS 2 लगता है ध्रुव। ओके। फाइनेंशियल एसेट्स होती है, जैसे आपने सुना होगा कभी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव, हेजिंग, आर्बिट्रेज, उस पे हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के इंड AS लगते हैं। क्या लगते हैं? इंड AS। ओके। और खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं, मिनरल राइट्स, मिनरल्स राइट्स, मिनरल राइट्स एंड एक्सप्लोरेशन में मान लो भव्य ने एक शीश महल बनाया। क्या बनाया? शीश महल। और एकदम से भव्य को बाबा ने बोला कि बच्चा, हाँ, इस शीश महल का ग्राउंड फ्लोर तोड़ो, और तोड़ते जाओ। भव्य ने तोड़ा तोड़ा तोड़ा, 20 दिन तक तोड़ता रहा भव्य, कुल्हाड़ी गेंदी फावड़ा सब। और एकदम से खुदाई करते करते ये 200 फीट अंदर चला गया। कितने फीट अंदर? ऊपर शीश महल है और 200 फीट अंदर, वहां से एक काली धार निकली। ए, क्रूड ऑयल निकला। क्या निकला? क्रूड ऑयल। और ऐसे फुहारे निकले, पूरा शीश महल काला हो गया। और पता पड़ा ये तो क्रूड ऑयल है, भारत की पहली ऑयल मिल बाड़मेर में मिली थी। ये अपने बाड़मेर राजस्थान, वहां पे मिली थी। अब नॉलेज पड़ी वहां के पार्षद को, पार्षद से नॉलेज गई वहां के पॉलिटिशियन, और सरकार है इसके शीश महल पे कब्जा करने। है भावे, दिस इज नॉट योर शीश महल, दिस इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। अब भव्य रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट कि सर मेरी प्रॉपर्टी है, कृपया आप यहाँ पर ऑयल मिल बनाओ, गवर्नमेंट हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम मुझे ही दे दो। तो सरकार ने इसको लाइसेंस दिया। 99 ईयर्स का लीज चलता है। प्रैक्टिकली 99 ईयर्स के लिए सरकार ने वो शीश महल भव्य के नाम किया, था इसी का, बट वापस सरकार ने इसके नाम किया और बोला यहाँ से तेल निकालो, पेट्रोल बनाओ, डीजल बनाओ, हमको बेचो। इसको कहते हैं मिनरल राइट्स। क्या कहते हैं? ऐसे ही जो कोयले की खदान होती है, मिल्स होती है, माइंस होती है, उनके लाइसेंस सेल होते हैं। ये सीना, एम आई राइट? पापा ने लाइसेंस लिया होगा, कितने का लिया? पूछना वापस है, तो सीए बन रही है, कौन बनाएगा उसके अकाउंट्स? तो ही बनाएगी ना, डाउट है? नहीं ना। तो कितने में ली? 10 करोड़। लकी। अच्छा, 10 करोड़ का लाइसेंस कितने साल के लिए लिया? 99 ईयर्स तक होगा गारंटी। मतलब आने वाली 4-5 हिना के आगे 3 जनरेशन वो माइंस में ही, बस। और क्या करना है आपने? है
हमें मैनेजर रख लो और क्या चाहिए, नहीं। तो माइंस राइट्स, मिनरल राइट्स एक्सप्लोरेशन, इसका अब लाइसेंस दिया है सरकार ने। क्या दिया है? लाइसेंस। उस पर AS26 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर हमारे पास में मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए ICAI का गाइडेंस नोट भी है और इंड AS भी है उसके ऊपर। ओके, तो उस पर माइन पर AS26 मत लगाना। आई बात समझ? तो पापा को कहना पापा AS26 अपने पे नहीं लगेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मिनरल राइट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, तेल, गैस एंड नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस, एंड नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस, इस पे नहीं लगेगा AS26। तो क्या लगेगा? AS26 नहीं लगेगा, इसके कोरोस्पोंडिंग इंड AS लगेंगे, एंड H लास्ट। इंश्योरेंस पे नहीं लगेगा। क्या लगेगा? इंटेंजिबल एसेट्स arising from insurance contracts, from insurance contracts with policy holders, इन पर AS26 एप्लीकेबल है? नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, बोलो बेटा। इंटेंजिबल का मीनिंग रिपीट करेंगे, बोलो। इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एसेट हेल्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और रेंटल टू अदर और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। किस किस पे नहीं लगेगा? AS2 इन्वेंट्री पे नहीं लगेगा, उसके अलावा 16 पे नहीं लगेगा, लीज पे नहीं लगेगा, उसके अलावा डेफर टैक्स पे नहीं लगेगा, अमालगमेशन प्योरली गुडविल पे नहीं लगेगा, कंसोलिडेशन वाली पे नहीं लगेगा, मिनरल एक्सट्रैक्शन और हीना की माइन पे नहीं लगेगा, ऐसे ध्यान, कोई भी माइन हो उस पे नहीं लगेगा, और इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? इंश्योरेंस पर भी इंड AS है हमारे पास, जिसका कोई नहीं उसका यस, और जिसका इंड AS भी नहीं उसका गाइडेंस नोट। वो गाइडेंस नोट भी कौन देता है? ICAI। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट? आज की क्लास से होती है समा, बोलो हाँ या ना।